अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से हमारे पास कोऑर्डिनेशन के सिस्टम्स होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कोऑर्डिनेशन के सिस्टम्स की बात करें तो दो सिस्टम्स हमारे पास होते हैं। एक को केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरे को नर्वस कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब ये जो हैं आपस में मिलकर भी काम करते हैं और एक बेहतर रिस्पॉन्स भी डेवलप करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन का डिस्कस करें तो क्योंकि इसमें लफ्ज़ केमिकल आ रहा है तो इसके अंदर कुछ खास केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इसमें जुड़े होते हैं। उन खास केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं। ये जो खास केमिकल्स हैं, ये जो हार्मोन्स हैं, ये कुछ सेल्स में से निकलते हैं या कुछ ग्लैंड हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। उन ग्लैंड्स या कुछ सेल्स में से, उन ग्लैंड में मौजूद सेल्स में से ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में से निकलते हैं। ये हार्मोन्स जब निकलेंगे तो ये किसी सेल को स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी उसकी ग्रोथ वगैरह बढ़ा सकते हैं। किसी सेल की ग्रोथ वगैरह रोक सकते हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ हार्मोन्स हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएंगे और वहाँ वो अलग-अलग काम अंजाम देंगे। तो ये हार्मोन्स जिन सेल्स के पास पहुँचेंगे उनके पास भी कुछ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, रिसेप्टर मॉलिक्यूल जिनको हम कहेंगे, जो इन सिग्नल्स को, इन हार्मोन्स की मौजूदगी को पहचानेंगे। पहले हार्मोन एक सेल से निकला, वो दूसरे सेल पर जाएगा, दूसरे सेल को बोलेगा आपने ये काम करना है। लेकिन उस दूसरे सेल के पास भी उस हार्मोन को पहचानने के लिए कुछ मॉलिक्यूल होने चाहिए, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो उस हार्मोन को पहचानेंगे। तो इस तरह से उन दोनों सेल्स के दरमियान हार्मोन के ज़रिए से एक ताल्लुक जुड़ जाएगा। अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, लोअर एनिमल्स में तो होता ही यही है, यानी जिनके पास न्यूरॉन्स नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, प्लांट्स हैं जिनके पास दिमाग वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, तो उनके पास यही केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन हमारे अंदर दोनों ये सिस्टम्स मौजूद हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी मौजूद होता है। तो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी छोटी साइज़ है, तो हार्मोन्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर पाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा इतना मामलात देखने को नहीं मिलती और उनको वैसे न्यूरॉन्स की नीड भी नहीं होती। दूसरा अगर हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम के बारे में, वो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलवाता है। अब ये एडवांस टाइप है कोऑर्डिनेशन की और ये काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, उसके साथ-साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन भी मौजूद होती है। अब इसके अंदर कुछ खास सेल्स होते हैं जो ये काम अंजाम देते हैं। उन्हें हम न्यूरॉन्स, नर्व सेल या ब्रेन सेल कह रहे होते हैं। ये न्यूरॉन जो हैं कुछ खास तरह के केमिकल्स निकालते हैं, कुछ खास तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स निकालते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं जो न्यूरॉन्स के पास पहुँचते हैं, न्यूरॉन के ज़रिए से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये बहुत ही रैपिड होते हैं, बहुत ही तेज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर, यानी कि बहुत तेज़ रफ़्तारी के साथ, सेकंड के भी बहुत कम हिस्से के अंदर, सेकंड भी नहीं लगता, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ब्रेन तक इस तरह से ये पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही फ़ास्ट तरीके का हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तभी हमें इनका पता चल जाएगा। जिसे अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन का डिस्कस करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, इसके अंदर जो सेल होते हैं वो खास सीक्रेटरी सेल्स हैं। सीक्रेटरी सेल्स मतलब कि ऐसे सेल जो कि केमिकल्स को निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर खास सेल होंगे या ग्लैंड होंगे, उन ग्लैंड के पास भी सेल होंगे जो कुछ केमिकल्स को निकालेंगे। यहाँ जो सिग्नल जाएगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होगा जिसे हम इम्पल्सेस कह रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सिग्नल जाएगा वो प्योरली केमिकल सिग्नल होगा जिसे हम हार्मोन कह रहे होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो तरीका होगा, उसका जो रेस्पॉन्स होगा, वो बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही तेज़ ये सिग्नल ट्रैवल करते हैं। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन के जो हार्मोन्स हैं बहुत ही स्लो होते हैं, यानी कि पहले हार्मोन निकलेगा, वो फिर ब्लड के ज़रिए से ट्रैवल करेगा, तो फिर वहाँ किसी और सेल्स में पहुँचेगा। फिर इसका जो प्रोसेस है जाने का, ट्रैवल करने का, वो काफ़ी स्लो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन का। लेकिन ये है कि जो ड्यूरेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी एक सिग्नल निकला, वो दूसरी जगह पर पहुँचा, एकदम से जो है फ़ौरन से वो एक्शन हो जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उनका रिस्पॉन्स लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा। मतलब कि किस तरह से, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हुआ। इंसुलिन हार्मोन ये एक हमारे पास केमिकल है और ये रिलीज़ होगा सिक्रेटरी सेल्स में से, जो कि पैनक्रियाज़ के कुछ सेल्स हैं, बीटा सेल्स, वहाँ से ये रिलीज़ होगा। अब ये जब रिलीज़ हुआ, इसका काम है शुगर को बैलेंस करना। ये शुगर को बैलेंस करेगा, लंबे टाइम तक इसका रिस्पॉन्स रहेगा, लंबे टाइम तक इसका असर रहेगा और ये शुगर बैलेंस रहेगी। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, रिस्पॉन्स ड्यूरेशन ज़्यादा होता है।
दूसरा बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि ये बड़े एनिमल्स में डेवलप हुआ है, हायर एनिमल्स में डेवलप हुआ है, तो ये एक एडवांस टाइप है कोऑर्डिनेशन की। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये बहुत ही पहले से मौजूद है। छोटे-छोटे जानदारों में, एक्सेल वाले जानदारों में भी ये सिस्टम मौजूद है, तो इसको हम प्रिमिटिव टाइप, बुनियादी टाइप कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन को। ये जो है सिर्फ एनिमल से रिलेटेड है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन सब में मौजूद होगा। अब इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन्स को मदद करते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स जो हैं ग्लैंड से निकलने के बाद, सेल से निकलने के बाद ब्लड के ज़रिए से ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम इस कोऑर्डिनेशन को लोअर एनिमल्स में और प्लांट्स में डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स के अंदर और छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होगा। जैसे हमने बयान किया कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हो गए जिनमें बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ हो गए या अल्जी हो गए। ये प्रोटोजुआ और अल्जी जो हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके अलावा फंजाई या प्लांट्स हो गए। इन सब के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद है, वो हार्मोन्स के तहत काम करेगा। और ये उनमें क्या काम करेगा? ये उनमें मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, उनके मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा। तो बॉडी में जो उनके काम हो रहे हैं, जो उनके सेल्स में काम हो रहे हैं, मूवमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये इन हार्मोन्स की मदद से कंट्रोल की जा रही है। अब यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल लिखी हुई है कि एक प्लांट होता है जिसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। वैसे ये मिसाल केमिकल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से मुझे तो यहाँ पर ठीक नहीं लगती। खैर आप खुद ही बताइएगा कि ये मिसाल यहाँ पर ठीक है या नहीं। कि टच मी नॉट प्लांट को जब हम हाथ लगाते हैं तो उसके लीव्स बंद हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा से उसके लीव्स ओपन हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में देखेंगे, ये प्लांट है, इसको किसी ने टच नहीं किया, लेकिन जब हमने इसको टच किया तो यहाँ पर इसके लीव्स क्लोज हो गए। अब इसकी कहा गया है कि हमारा हाथ लगाना इस प्लांट के ऊपर ये एक तरह का स्टिमुलस था, और उसका अपने लीव्स को बंद कर देना ये उसका रिस्पॉन्स था। दरअसल यहाँ पर जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब हम टच मी नॉट प्लांट को हाथ लगाते हैं तो उसका टर्गर प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है। टर्गर प्रेशर कौन सी चीज़ होती है कि प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर जब तक पानी भरा होता है तो वो पानी का एक प्रेशर सेल के ऊपर लगता है, जिससे जो प्लांट सेल है वो फूला हुआ रहता है। लेकिन अगर उसमें से पानी चला गया, उसका ट्रिगर प्रेशर, पानी का जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा, और वो प्लांट जो है मुरझा जाएगा। लेकिन दोबारा से जैसे वो पानी को हासिल कर देगा, दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो है बेसिकली ट्रिगर प्रेशर की वजह से जो है प्लांट अपने लीव्स को बंद करता है। तो इसमें हार्मोन्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है यहाँ पर। अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ जो दूसरी मिसाल लिखी हुई है दूसरे पैराग्राफ के अंदर, ये दरअसल इस टॉपिक के साथ रिलेट करने वाली बात है। जैसे कि यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि प्लांट के जो रेस्पॉन्सेज हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये हार्मोन्स की वजह से होती है। अब हार्मोन्स जो है उनके खास तरह के सेल्स में से निकलेगा, और फिर वो पानी के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से उससे टारगेट ऑर्गन तक पहुँच सकती है, जहाँ पर उस ऑर्गन ने काम करना होगा। अब एक हमारे पास यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्लांट है जिसका नाम है सनफ्लावर प्लांट। अब इसकी जो मूवमेंट होती है हमेशा सन की तरफ होती है। अब इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है? तो एक प्लांट हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। प्लांट के हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये जो फाइटो हार्मोन होगा, ये इसकी जो मूवमेंट होगी वो किस तरह से होती है? फाइटो हार्मोन्स, ये जो ऑक्सिन है ये करता क्या है? ऑक्सिन हमेशा शेड वाली जगह पर होगा। शेड वाली जगह किस तरह से? मिसाल ये जो सनफ्लावर है, इसका फ्रंट जो है, फ्रंट साइड वो तो फेस कर रहा है सूरज को, लेकिन जो इसका पीछे वाला तरफ है वो सूरज को फेस नहीं कर रहा। पीछे की तरफ शेड मौजूद है, वहाँ पीछे की तरफ ऑक्सिन मौजूद होता है। ऑक्सिन जो है शेड पर ज़्यादा मौजूद होगा, जिस वजह से वो एक कर्व बना करके उस प्लांट की डायरेक्शन को सूरज की तरफ कर देगा, यानी सामने वाला हिस्सा सूरज की तरफ, लेकिन ऑक्सिन पीछे तरफ रहेगा, और पीछे रह करके वो ग्रोथ वगैरह करवा रहा होता है। तो ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है जो सेल डिवीजन को तेज करता है, और इस ऑक्सिन की वजह से सनफ्लावर की मूवमेंट हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और बाकी जैसे कि हमारे पास इससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स रहेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, न्यूरॉन हो गया, पूरा सेल, और उसके अलावा रिफ्लेक्स सेक्शन या आइज़ वगैरह, ये जो तमाम टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह फिर हम उनको अपनी आने वाली वीडियोज़ में अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकें।
और इससे कबल वैसे भी हमारे पास 2 चैप्टर्स जो हैं ऑलरेडी अपलोड हुए पड़े हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।